केजीएस 7th मीन्स का टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वर्तमान में केंद्र और बिहार सरकार के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। तो केंद्र राज्य के संबंध है, बिहार का संबंध है डायरेक्ट। और भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र एवं बिहार सरकार के बीच तनाव, यानी कि संबंध और तनाव दोनों बता देना है बिहार और केंद्र का। संघवाद को भारतीय प्रणाली को अक्सर अर्ध संघीय कहा गया है। तो संघवाद के भारतीय संघवाद को क्या कहा गया है? अर्ध संघीय प्रणाली, क्योंकि इसका झुकाव केंद्र की ओर अधिक है। संविधान में सहकारी संघवाद की परिकल्पना के बावजूद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में प्रायः तनाव देखा जाता है, जो शासन के विभिन्न आयामों यानी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक से उत्पन्न होता है। संविधान में उल्लिखित संघीय संरचना लचीली है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों यानी कि विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के विभाजन को अनुमति देता है। हालांकि इस लचीलेपन के कारण कभी कभी उनके बीच संघर्ष होता है। केंद्र और राज्य के बीच तनाव के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? तो पहला है राज्यपाल की नियुक्ति और उसके हटाने का तरीका। भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका की प्रायः आलोचना की जाती है, क्योंकि नियुक्तियां और हटाने का तरीका अलग होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राज्यपालों के तटस्थ संवैधानिक व्यक्तियों के बजाय केंद्र के प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे कई मामलों सामने आए हैं जहां केंद्र सरकार के बदलाव के बाद राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। पिछली सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को 2014 के आम चुनाव के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। राज्यपालों के भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण भूमिका। पहला तो हो गया नियुक्ति से संबंधित और हटाने से संबंधित। अब है राज्यपालों के भेदभाव और पक्षपातपूर्ण भूमिका। इसमें क्या है? तो राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए आलोचना की जाती रही है, यानी कि राज्यपाल का जो पोस्ट है पक्षपात तरीके से अपना कार्य करता है, इसके लिए आलोचना की जा रही है। विशेषकर राज्य सरकारों के गठन का निर्णय लेने में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने में बात आती है। तो कब ये पक्षपात करता है? पहला तो राज्य सरकार के गठन करने में, निर्माण करने में, और सेकंड राष्ट्रपति शासन लागू करने में। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो कर्नाटक में 2018 में स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित कर दिया था, जो कि पक्षपात का आरोप लगता है। पक्षपातपूर्ण हितों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना। 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है, अक्सर राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल किया जाता है, जो संघीय भावना को कमजोर करता है। तो 356 का दोहन होता है राजनीतिक भावना के लिए। इसका एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में 2016 में देखा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से की संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग में आलोचना की गई थी। उसके बाद में है राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श के बिना केंद्रीय बलों की तैनाती राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण माना जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती से राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।
तो पांचवा हस्तक्षेप क्या है? राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार से आरक्षित करना। यानी कि राज्य के विधायकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करने की प्रथा का राज्य विधान में देरी के कारण आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीट छूट विधेयक की स्वीकृति देने में देरी से यह तनाव उजागर हुआ। तो नीट छूट जो था तमिलनाडु का मामला, उसमें देरी हुई थी। उसके बाद है वित्तीय संकट, राज्यों को वित्तीय आवंटन में भेदभाव। राज्य अक्सर आरोप लगाता है कि केंद्र राजनीतिक कारणों से वित्तीय आवंटन में भेदभाव करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत राज्यों में 1971 के जनगणना के बजाय 2011 के जनगणना का उपयोग करने के लिए वित्त आयोग की आलोचना की। तो साउथ वाला मामला है कि 71 के जनगणना के बजाय 11 वाला में ये आलोचना किया है वित्त आयोग ने। उनका तर्क क्या है? तो यह उनके जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों का दंड मानते हैं। यानी कि हम जनसंख्या नियंत्रण किए, उसी का दंड हमें भुगतना पड़ेगा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, जो भी वित्त का ये बंटवारा की जाएगी। उसके बाद नीति आयोग की भूमिका। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि उसने राज्यों के मामलों पर केंद्र को नियंत्रण करने दिया है तथा अक्सर राज्यों की प्राथमिकताओं की अनदेखी की है। उदाहरण के लिए केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने तर्क दिया है कि नीति आयोग की सिफारिशें केंद्रीय नीति के पक्ष में है, जिससे राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, यानी कि केंद्र राज्य का आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर दोहरा नियंत्रण है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर टकराव होता है। ये भी 2021 में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के तबादला केंद्र राज्य विवाद का एक हाई प्रोफाइल मामला था। इसके बाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग। केंद्र अपने राजनीतिक एजेंडों को प्रचारित करने के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे राष्ट्रीय प्रसारकों पर नियंत्रण रखता है। विपक्षी दलों ने चुनावों के दौरान राज्य नियंत्रित प्रसारकों पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग की नियुक्ति, ये भी एक आरोप का मुद्दा है। आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित है। उदाहरण के लिए है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार की जांच में पक्षपात के आरोप लगे। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध के बीच बंटवारा। राजस्व बंटवारे में ऊर्ध्वाधर असंतुलन का मुद्दा केंद्र द्वारा अधिकांश संसाधनों पर कब्जा जमाए रखने से उत्पन्न होता है। राज्यों ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की, आलोचना करते हुए कहा कि ये केंद्र के पक्ष में है। केंद्र द्वारा राज्य सूची पर अतिक्रमण किया गया। राज्यों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप संघर्ष का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 2020 में केंद्र द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों ने कृषि, जो कि राज्य के विषय है, पर अतिक्रमण किया, जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ।
राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं का क्रियान्वयन। केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्रायः राज्यों के वित्तीय और प्रशासनिक बोझ डालती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि सभी के लिए आवास योजना कठोर दिशा निर्देशों के आलोचना क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखने के लिए की गई है। केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, ईडी आदि कार्यप्रणाली है। सीबीआई, ईडी केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक उद्देश्यों का दुरुपयोग करने के कारण राज्य सरकारों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां ने निशाना बनाया है, जिससे राजनीतिक प्रतिरोध के सवाल उठते हैं। भारत का संघीय ढांचा वास्तव में केंद्र और बिहार राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिलक्षित होता है। जहां सहयोग और मतभेद एक साथ मौजूद हैं। बिहार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का समर्थन करने में केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन संसाधन आवंटन, नीति संरेखन जैसे क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां हैं। यह जटिल अंतःक्रिया राष्ट्रीय ढांचों के भीतर राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में संघवाद को विकसित प्रकृति का प्रमाण है। केंद्र राज्य संबंधों का सकारात्मक पहलू अब देखते हैं क्या है। तो बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क परियोजना। केंद्रीय बजट 2024 में केंद्र सरकार ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। निवेश का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, अस्थायी हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना सहित कनेक्टिविटी को बेहतर करने में लगा। बरौनी तेल रिफाइनरी जैसे नए उद्योग को स्थापित किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे और रसद को मजबूत करने में मदद मिली। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजनाएं। पंप स्टोरेज परियोजनाएं। बिहार सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी लिमिटेड ने राज्य में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के उद्देश्य से 1000 मेगावाट हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, इसमें एम्स दरभंगा। केंद्र सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए बिहार में दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी दी। लिंग आधारित हिंसा अभियान, नई चेतना पहल। केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर नई चेतना का तीसरा चरण शुरू किया। नई चेतना लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए अलग अलग विभाग एक साथ आएंगे। कृषि विकास, कृषि विकास में बाजरा संवर्धन, ICRI सेट ICRIST बिहार सरकार के साथ मिलकर गया में बाजरा के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, ताकि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार हो सके। स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनन्या कार्यक्रम। अनन्या कार्यक्रम की शुरुआत बिल एंड मेलिंडा
गेट फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच सहयोग के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में प्रजनन, मातृत्व और नवजात शिशुओं और बच्चों से जुड़े स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना है। बिहार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंध हाल ही में तनावपूर्ण हो गए हैं, जिनमें आरक्षण नीतियों, विशेष राज्य के मांग और बुनियादी ढांचों के चुनौतियां जैसे मुद्दे तनाव उत्पन्न हो गया है। केंद्र और बिहार के संबंधों में चुनौतियां क्या है? तो पहला तो एनआरसी है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। 2020 में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ एनआरसी के विरोध किया। इसके क्रियान्वयन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद है जाति आधारित सर्वेक्षण। बिहार 2022 में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया, लेकिन केंद्र सरकार ने दावा किया कि केवल केंद्र ही ऐसी गतिविधियां संचालित कर सकती है, जो कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद है केंद्रीय योजनाओं से वित्तीय तनाव। बिहार सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वित्तीय बोझ की आलोचना की तथा उनकी संख्या में कमी करने का आह्वान किया। उनका तर्क था कि इससे राज्यों को अपनी व्यय प्राथमिकता में बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ता है तथा गरीब राज्यों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद है बुनियादी ढांचे में देरी। पुल ढहने, परियोजनाओं में देरी जैसे तनाव बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बिहार के पुलों का ऑडिट कराने का कहा है। उसके बाद विशेष राज्य के दर्जा को इनकार कर दिया है। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए बिहार के विशेष श्रेणी के दर्जे के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आरक्षण नीति विवाद है। बिहार ने आरक्षण को 65% तक बढ़ाने का प्रयास को उच्च न्यायालय ने 2024 में खारिज कर दिया, जिससे अपील और असहमति उत्पन्न हो गई। उसके बाद भारत की संघीय व्यवस्था चुनौतियों और अवसर दोनों का सामना कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्यपालों की राजनीति की भूमिका, वित्तीय असमानताओं, राज्य के मामलों में केंद्र सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण समस्या है। तो क्या क्या समस्या है? राज्यपालों के राजनीतिक भूमिका, वित्तीय असमानता और राज्य के मामलों में केंद्र का अत्यधिक हस्तक्षेप। हालांकि बुनियादी ढांचे स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में सफल सहयोग को दर्शाता है। जब आपसी सम्मान और समान लक्ष्यों हो तो संघवाद प्रभावित रूप से काम कर सकता है। बिहार में केंद्र राज्य संबंध, स्वायत्तता, जाति आधारित सर्वेक्षण और वित्तीय वितरण से संबंधित चुनौतियों के साथ साथ संयुक्त प्रयासों के माध्यम से विकास और शासन में प्रगति का मिश्रण है, जो भारत की संघीय प्रणाली के भीतर व्यापक मुद्दे को उजागर करता है। बिहार और पूरे देश के लिए सहकारी संघवाद की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए सभी स्तरों पर विश्वास को मजबूत करना और संवाद को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। अब है 106वें संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। इससे संबंधित चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
संसद द्वारा नारी बंधन अधिनियम के रूप में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के माध्यम से लोकसभा और दिल्ली विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षित कर दी गई है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद जनगणना के आंकड़ों को जारी होने के बाद 15 साल तक आरक्षण लागू रहेगा। आधिकारिक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर इस कानून से लैंगिक पूर्वाग्रह, असमानता और भेदभाव को दूर करने तथा महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की उम्मीद है। देखते हैं संवैधानिक प्रावधान इसके लिए क्या किया गया। तो भाग 3 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार प्रदान किए गए। डीपीएसपी में पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य एवं मानवीय स्थिति और मातृत्व सहायता प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण की वकालत करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वह लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243 डी में के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के प्रावधान किए। उसके बाद में अनुच्छेद 243 के टी में शहरी स्थानीय निकाय को एससी, एसटी और महिलाओं को सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। देन 325 आर्टिकल 325 में लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने से अयोग्य ठहराने पर रोक लगाया है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन कौन सा आर्टिकल में संशोधन या जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 330 ए, इसमें लोकसभा महिलाओं के सीटों के आरक्षण के प्रावधान किया गया। 332 ए के तहत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। तो 330 हो गया। उसके बाद है 239 का डबल ए, ये राजधानी दिल्ली में महिलाओं को आरक्षण दी गई। उसके बाद 134 ए, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण कब होगा, तो जनगणना के आधार पर होगा, जनगणना के परिसीमन के बाद होगा। देखते हैं अधिनियम का विशेषता क्या है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की आरक्षण की गई है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। आरक्षण जो है जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा और प्रथम आरक्षण 15 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। निर्धारित अवधि के बाद संसद इसे आगे जारी रखने का निर्णय लेगी।
उसके बाद प्रत्येक परिसीमन के बाद महिला सीटों के आरक्षण संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एनसीटी दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब इसके समर्थक का तर्क क्या है? तो उनका मानना है कि महिला मतदाताओं और नेताओं को सशक्त बनाकर अधिक समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जैसे कोई अन्य देश में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सेकंड है, राजनीतिक और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्वाचन क्षेत्रों को चुनने में लचीलापन सुनिश्चित करना। इसके बाद यह अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है और सबका विकास के साथ समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। महिलाओं के भागीदारी से विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याण जैसे क्षेत्रों में समुचित नीतियां बनाई जाएगी। अब इसके विपक्ष में तर्क है। विपक्ष में क्या है? तक कार्यान्वयन में देरी हो रही है। आरक्षण जनगणना और परिसीमन से जोड़ने से इसके वास्तविक क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। सेकंड है, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व। परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा महिलाओं को प्रॉक्सी रूप से इस्तेमाल किए जाने की जोखिम है, जिससे वास्तविक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। देन है ओबीसी महिलाओं का बहिष्कार। विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी महिलाओं के लिए विशिष्ट आरक्षण प्रावधान नहीं की गई है, इसलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा है। सीमित दायरा। राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। योग्यता संबंधी चिंताएं। आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण कभी-कभी योग्यता आधारित चयन को समझौता कर सकता है। उसके बाद है सामाजिक बाधाएं। पितृसत्तात्मक मानदंड सामाजिक पूर्वाग्रह प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब भावी कदम क्या क्या उठाया गया है? पहला है प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को संबोधित करना, यानी कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों को कम करने और वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय विस्तार करना। इस आरक्षण के प्रावधान को राज्यसभा, विधान परिषदों और अन्य शासी निकायों तक विस्तारित करने से अधिक समावेशिता सुनिश्चित होगी। आवधिक समीक्षा। महिलाओं को सशक्त बनाने में आरक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित मूल्यांकन करना। क्षमता निर्माण। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में महिलाओं में शासन कौशल में वृद्धि होगी। जागरूकता अभियान। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। प्रौद्योगिकी एकीकरण, यानी कि आधुनिक शासन को संचालित करने में महिला नेताओं को तकनीकी और कौशल में सक्षम करना है। उसके बाद है जनसंख्या आधारित लचीलापन। अधिक न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या अनुपातिक आरक्षण मॉडल लागू करना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक असमानता
यह दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करता है। जैसा कि कहावत है, सशक्त महिलाएं समाज को सशक्त बनाएगी। यह पहले इसे बेहतर ढंग से चरितार्थ करती है, क्योंकि भारत में महिलाओं को पितृसत्तात्मक मानदंडों, जातिगत पूर्वाग्रहों, हिंसा और धमकी, संसाधनों और जागरूकता की कमी तथा कम आत्मविश्वास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब है नीति निदेशक सिद्धांतों के व्याख्या कीजिए, यानी कि डीपीएसपी को व्याख्या करना है और बताइए कि 1905 के बाद बिहार में उन्हें किस प्रकार लागू किया गया। देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु सरकार के लिए एक गैर न्याय संगत दिशा निर्देश है। ये प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को दर्शाते हैं। डीपीएसपी का वर्गीकरण। डीपीएसपी को उनके उद्देश्यों के आधार पर मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत। तो पहले देखते हैं समाजवादी। समाजवादी सिद्धांत क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्यायों को बढ़ावा देना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 में न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा आय, स्थिति और सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं को न्यून करना, यानी कि कम करना। अब 39 ऐसी स्थितियों को सुनिश्चित करना जो जीविका के पर्याप्त साधन, समान संसाधनों का वितरण और धन संकेंद्रण रोकथाम को गारंटी देता है। 39A में समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद में है 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना। 42 में है न्यायपूर्ण मानवीय कार्य की स्थितियां तथा मातृत्व राहत सुनिश्चित करना। 43 में है श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। 43 के ए में है औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुगम बनाना। 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता के लिए महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, 43 में है ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा, 43B में है सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना, 46 में SC/ST और कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, 47 में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, 48 में है पशुपालन को बढ़ावा देना और मवेशी को वध पर रोक लगा देना। उसके बाद देखते हैं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। एक आधुनिक और समावेशी और टिकाऊ समाज बनाने के लक्ष्य से उदारवादी का लक्ष्य है। तो 44 में है समान नागरिक संहिता, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, 48 में है कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, 48A में है पर्यावरण वन और वन्य जीव की रक्षा, 39 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण,
और 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। डीपीएसपी में संशोधन देखते हैं। डीपीएसपी के दायरों का विस्तार कैसे हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा न्याय, औद्योगिक भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 39A, 43A, 48A जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में बचपन के देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011, ये क्या हुआ, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। उसके बाद दे रहा है बिहार में नीति निर्देशक सिद्धांत और उनका कार्यान्वयन। फर्स्ट है कि आर्थिक न्याय और धन का पुनर्वितरण। अनुच्छेद 38 और 39B और C इससे संबंधित है। तो देखते हैं भूमि सुधार। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत भूमि का स्वामित्व जमींदारों से काश्तकारों और बटाईदारों में हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद है भूमि जोत की अधिकतम सीमा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961। ऊपर क्या पढ़े थे, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ये है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 में भूमि स्वामित्व की मात्रा को सीमित कर दिया। अधिशेष भूमि को भूमिहीनों, विशेष रूप से दलितों, हाशिए के समूहों में पुनर्वितरित किया गया। उसके बाद है भूमि अधिग्रहण अभियान। बिहार ने 2014 में भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों में भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डेसिमल तक भूमि दी गई। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रासंगिक अनुच्छेद है। कौन सा, तो आर्टिकल 41 और 45। अब है बिहार में कार्यान्वयन। तो बिहार में क्या है, अभी मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा बिहार इस योजना को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जो प्रतिवर्ष ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना। सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है बिहार शिक्षा परियोजना। 1991 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था, विशेष रूप से लड़कियों और हाशियों के बच्चों के लिए। उसके बाद में है लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना तथा लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा नीति जैसे पहल के माध्यम से स्कूल छोड़ने के दर में महत्वपूर्ण कमी हासिल की गई। असामाजिक न्याय को बढ़ावा देना प्रासंगिक अनुच्छेद है, इसके लिए अनुच्छेद 46। इसके अलावा SC/ST के लिए कल्याण किया गया। तो क्या क्या कल्याण किया गया है, नौकरियों में, शिक्षा और स्थानीय शासन में आरक्षण के माध्यम से SC/ST को सशक्त बनाया गया। छात्रावास और छात्रवृत्ति। SC/ST छात्रों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से
बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये आर्टिकल 47 में है। इसके अलावा 2016 में बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत शराबबंदी कानून को लागू की गई। इससे शराब से होने वाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, उसके परिणाम स्वरूप होने वाली घरेलू हिंसा में कमी आई। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब है एकीकृत बाल परियोजना सेवाएं। ICDS योजना मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार पर केंद्रित है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और माताओं के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचा, एम्स पटना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार हुआ। टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो और अन्य टीकाकरण अभियान जैसे अभियान बीमारियों के निपटाने में सफल रहे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज, आर्टिकल 40। पंचायती राज व्यवस्था 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम में स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देकर सशक्त किया गया। आवास और विद्युतीकरण, PM आवास योजना और 100% ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। पर्यावरण संरक्षण 48A में जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जल संरक्षण, हरियाली को बढ़ावा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। उसके बाद में है वनीकरण परियोजना। वनों के कटाई से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पर्यावरण की रक्षा के लिए 2022 में एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध कानून लगे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के तहत। उसके बाद में बिहार सरकार बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम 1983 बनाया, जिसमें विधिक सहायता बोर्ड का प्रावधान था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना था। बिहार विधिक सहायता बोर्ड को समाप्त करने 1997 में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। यह गरीबों और हाशियों पर पड़े लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। लोक अदालतें, पूरे राज्य नियमित रूप से आयोजित लोक अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि वंचित समुदायों को तेज गति से न्याय दिया जा रहा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43। हथकरघा और हस्तशिल्प, इसमें मधुबनी, पेंटिंग, सिक्की कला जैसे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र राज्य सरकार परियोजनाएं सहयोग से पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षेत्रों में संशोधन करना आवश्यक है। बिहार कौशल मिशन द्वारा क्रियान्वित कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण किया जाता है, जिससे पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना, आर्टिकल 48 के तहत।
देन है हरित क्रांति। बीजों की उपज देने में किस्मों और बेहतर सिंचाई विधियों को अपनाने से कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ और राज्य विभिन्न कृषि फसलों में अग्रणी उत्पादक बना है। अब देखते हैं जैविक खेती। बिहार जैविक गलियारा योजना 2017 से 22 के लिए बिहार के कृषि रोडमैप के हिस्से की शुरू की गई थी। 2025 तक यह जारी और रखा जाएगा। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती के तरीके को बढ़ावा देना है। उसके बाद है फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बिहार सरकार फसल सहायता योजना जैसी परियोजनाओं से लाभ मिलता है जो उन्हें फसल के नुकसान से बचाती है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत। बिहार विभिन्न विरासत संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कई पहल और चुनौतियां की जा रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा। स्वदेश दर्शन जैसी परियोजनाओं को नियमित और संशोधित। बिहार पर्यटन नीति के तहत नालंदा और बोध गया जैसे विरासत स्थलों के बढ़ावा दिया जाता है। कला के लिए समर्थन। मधुबनी पेंटिंग मैथिली लोक कला के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करता है। आप रे कितना सारा था। हम निष्कर्ष देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत की क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सतत विकास की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जमींदारी प्रथा को खत्म करना, शराब कानूनों को निरस्त करना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू करना और जल जीवन हरियाली अभियान को लागू करने जैसे ऐतिहासिक उपायों के रूप में उठाए गए कदम संवैधानिक मूल्यों के प्रति दिशा में सरकार के प्रयासों की गवाही देता है। संसाधनों के अभाव और सामाजिक राजनीतिक बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करने के बाद बिहार ने लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए। इन सिद्धांतों को नीतिगत ढांचे में एकीकृत करके राज्य एक न्यायपूर्ण और समावेशी राज्य के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये प्रयास बिहार के लोगों के लिए संवैधानिक दृष्टि से मूर्त परिणामों को बदलने में डीपीएसपी के अस्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। संघ एवं राज्य के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल की भूमिका संबंधित चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए और उनके आचरण की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाव दीजिए। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी। राज्यों के राज्यपाल भारत में संघ एवं राज्यों के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के प्रमुख रूप में राज्यपाल प्रभावी शासन सुनिश्चित करने, संविधान को कायम रखने और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग को
सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले। 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। हालांकि राज्यपाल की दोहरी भूमिका के बारे में चिंता बनी हुई है, क्योंकि वह केंद्र का प्रतिनिधि और राज्य का मुखिया दोनों है। देखते हैं राज्यपाल की भूमिका। तो केंद्र राज्य सहयोग का सूत्रधार केंद्र राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। उनके बीच संघीय संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह संकट के समय राज्य के प्रतिनिधित्व भी करता है, जैसे केंद्रीय सहायता मांगना, जैसे कि चक्रवात के दौरान उड़ीसा के राज्यपाल का अनुरोध किया गया था। उसके बाद अंतर्राज्यीय समन्वय, यानी कि नदी जल बंटवारे समझौते जैसे अंतर्राज्यीय विवादों की मध्यस्थता भी करता है। उसके बाद अस्थिरता के दौरान शासन को सुनिश्चित करना, यह राजनीतिक संकट के दौरान स्थिरता प्रदान करता है, जैसा कि कर्नाटक विधानसभा में गतिरोध के दौरान देखा गया। उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसी योजनाओं की निगरानी और समर्थन करना। राष्ट्रपति शासन लागू करना, शासन व्यवस्था को विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देकर संवैधानिक अखंडता को बनाए रखना, ये भी राज्यपाल करता है। देखते हैं राज्यपाल की भूमिका में चुनौती क्या क्या है। पहला है राजनीतिक पक्षपात। तो राज्यपाल पर प्रायः राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में उन्हें केंद्र सरकार पर पक्ष लेते देखा गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। नेक्स्ट है सतत हस्तक्षेप। सतत हस्तक्षेप राज्य की स्वायत्तता को बाधित करता है, जैसा कि 2019 में कर्नाटक राजनीतिक संकट में देखा गया। उसके बाद है विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सुरक्षित रखने और जैसे कि विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग से प्रायः कानून निर्माण में देरी होती है। उदाहरण के लिए केरल विश्वविद्यालय विधेयक 2022। नेक्स्ट है राजनीति में प्रेरित कार्यवाहियाँ। राष्ट्रपति शासन लगाना कभी कभी राजनीति से प्रेरित हो सकता है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को अस्थिर करना होता है। उदाहरण के लिए 1984 में आंध्र प्रदेश में नंदमूरी तारक रामाराव सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद है दिन प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप। राज्य सरकारों के दिन प्रतिदिन कामकाजों में हस्तक्षेप करने से शासन में अनावश्यक टकराव और देरी होती है। उदाहरण के लिए पुडुचेरी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में झगड़ा। निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के उपाय। संवैधानिक प्रावधानों का पालन। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए और संविधान में राज्यपाल की भूमिका और सीमाओं और दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए,
नियुक्त व्यक्ति किसी भी पार्टी का सदस्य या किसी विशेष पार्टी की विचारधारा का अनुयायी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जवाबदेही तंत्र। राज्यपाल के कार्यों को नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए उचित समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे संसदीय समितियों द्वारा नियमित और गहन समीक्षा। राज्यपाल को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करके अपने कार्यों का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिससे उनके निर्णयों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब है समितियों का सिफारिशें। इससे संबंधित है सरकारी आयोग 1988। राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए ताकि विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके। कार्यकाल से पहले राज्यपाल को केवल नैतिकता, गरिमा आदि के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, ये नहीं कि जब उठे तब आर्टिकल 356 का यूज कर लिया। पूछे आयोग 2010। राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राज्यपाल को हटाना। अनुच्छेद 355-56 की आवश्यकता और आकांक्षा के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए 6 महीने के समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सत्ता के संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूर्य नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का कार्यकाल तय करने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उचित नहीं है। कार्यकाल की सुरक्षा के लिए करने की आवश्यकता है ताकि राज्यपाल बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय ले सके। विशेष समितियों की अनुशंसित राज्यपाल के कार्यकालों में सुधार से निष्पक्ष शासन को बढ़ावा मिलेगा, कार्यालय की अखंडता की रक्षा होगी तथा राज्य स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। थैंक यू। अब होगा नेक्स्ट 7 और 8 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट।